अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, रियल एंड अपेरेंट वेट। हमें इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर सकें, इनके फार्मूलाज को अप्लाई कर सकें। तो हम डिफ़ाइन करते हैं रियल वेट को। रियल वेट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। इट इज़ द फोर्स with which Earth attracts a body towards its center। देखिए, कंसिडर कीजिए कि ये अर्थ है जिसका रेडियस है RE, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस से हाइट h पर मौजूद है। हियर इज़ द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका फासला अर्थ के सेंटर से लेके मैयर किया जाएगा और वो फासला होगा r। तो सिंबॉलिकली रियल वेट को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय एक्सप्रेशन W या FG। इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं, बोथ विल रिप्रेजेंट द सेम। और मैथमेटिकली इस ऑब्जेक्ट के लिए जो अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट h पर मौजूद है, द रियल वेट इज़ गिवन बाय न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation, and that is W is equal to GMEM divided by R square, जो लोअर क्लासेस में आपने ड्राइव भी किया हुआ है। तो रियल वेट डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी अर्थ के मास और ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के ऊपर, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पर। इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि जितना आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते चले जाएंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती चली जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ वेट W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसको हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और इन्वर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक अगर आप डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 टाइम हो जाएगी, और अगर आप डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, फॉर ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा? फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अर्थ की सरफेस पर है। तो फॉर ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वी राइट अबव एक्सप्रेशन। अब फासला जो है वो RE हो गया है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे W इज़ इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर से। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए, देखें, ऑब्जेक्ट का, अर्थ का मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट का मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, रेडियस ऑफ द अर्थ कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फील्ड के अंदर रहते हुए ऐसा कोई भी पॉइंट मौजूद नहीं है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर ऐसा कोई भी पॉइंट ज़ीरो नहीं है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाए, ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाए अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ पर आ जाए, क्योंकि हर पॉइंट से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो फोर्स एक्सर्ट हो रही है सेंटर से, जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो फोर्स ज़ीरो हो जाती है। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रियल वेट। अब वी ऑलरेडी नो, हमने चैप्टर 4 में देखा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G इज़ इक्वल टू GME बाय RE स्क्वायर। तो अगर आप इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करें, लेट्स से दिस इज़ और इक्वेशन 1, दिस इज़ और इक्वेशन 2, तो बाय पुटिंग 2 in 1 वी गेट W इज़ इक्वल टू mg, जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं।
तो रियल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड कैन नॉट बी ज़ीरो. दिस इज़ नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर रियल वेट ज़ीरो हो जाए. देयर इज़ नो पॉइंट इनसाइड gravitational field where real weight of an object is zero. Okay, now we discuss apparent weight. ये जो apparent weight होता है ऑब्जेक्ट का, apparent weight को अगर आप WA से रिप्रेजेंट करें तो it can be equal to real weight. Apparent weight can be less than real weight. Apparent weight can be greater than real weight and apparent weight of an object can even be zero. तो ये apparent weight क्या है? This is now important कि हम apparent weight को समझें. देखिए आप अपने हाथ पर कोई वज़नी सी चीज़ रखें, भारी किताब, ठीक है? तो for example this is a table. Yeah, this is support. This is, let's say, your hand, and you are going to place a book on your hand. अगर आप अपने हाथ पर एक किताब रख लेते हैं तो जो weight W है it will act down. Let me show you. If you place something on your hand like this, let's say this is a book, and you are holding it on your hand. ये अगर रेस्ट पे है यानी आप इसको मूवमेंट नहीं दे रहे तो देखें इसका वेट W तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और आपने जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की है वो अपवर्ड है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो है वो ज़ीरो है. द नेट फोर्स F माइनस W दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पर आपने जो फोर्स अप्लाई की हुई है दैट फोर्स इज़ कॉल्ड अपेरेंट वेट. वो फोर्स इसके वेट को सपोर्ट कर रही है. तो द फोर्स जस्ट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड apparent weight. So we define the force just required to support the weight of object is called apparent weight. अब अगर आप इस बुक को तेज़ी से ऊपर ले जाएं तो आपको इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा. अगर आप इसको तेज़ी से नीचे लेके आएँ तो आपको इसका वज़न थोड़ा कम महसूस होगा. ये एक्टिविटी आप अभी के अभी अपने घर में कर सकते हैं, अपने साथ परफॉर्म कर सकते हैं. सो हेल्प योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आपने इसको रेस्ट पे रखा होगा तो आपको इसके वेट के बराबर फोर्स महसूस होगी. जब आप इसको तेज़ी से ऊपर लेके जाएंगे तो यानी एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं. तेज़ी से ऊपर ले जाने का इसलिए कह रहा था कि जितना तेज़ी से आप ऊपर लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी और आपको इसका वेट उतना ज़्यादा महसूस होगा. और अगर आप उसको तेज़ी से नीचे लेके आएँ तो उतनी ही ये लाइट महसूस होगी. और अगर आप इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे लेके आएँ तो ये आपको वेटलेस महसूस होगा. यानी देखें आपका हाथ भी उतनी ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है जितनी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ये बुक भी नीचे जा रही है. तो ये फिर आपको वेटलेस फील होगा. यानी नीचे जाते हुए ऑब्जेक्ट्स लाइट फील होना शुरू होते हैं और ऊपर आते हुए ऑब्जेक्ट्स हैवी फील होना शुरू होते हैं. मैं अब आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो आपने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद एक्सपीरियंस की हुई है लिफ्ट में, कि जब लिफ्ट स्टार्ट होती है ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो आपको मोमेंटरली फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम अपना वेट थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है. और जब लिफ्ट नीचे जाने लगती है तो मोमेंटरली आपको महसूस होता है कि यार ये तो अचानक मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई है. तो मोमेंटरली आपको ये महसूस होता है. हाँ, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो देखें यू कैन नॉट फील योर वेट, क्योंकि लिफ्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट जो लिफ्ट में मौजूद है वो उसी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है जिस एक्सेलरेशन से जितनी एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की है. सब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं तो इस वजह से वेटलेसनेस की फीलिंग आती है वहाँ पर.
तो अपेरेंट वेट के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया ये 4 किस्म की सिचुएशंस हैं। अपेरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट, इसको अब डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिकली भी। ओके, अपेरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट, तो हम कंसिडर करते हैं एक लिफ्ट को। लिफ्ट में हमारे पास एक बैलेंस होगा, स्प्रिंग बैलेंस, जो वेट को मेजर कर सके। तो हियर इज़ दैट लिफ्ट। इस लिफ्ट में हम एक ऑब्जर्वर को भी रख देते हैं जो कि यहाँ पर हमारे लिए कैलकुलेशन करेगा, ऑब्जेक्ट के वेट को ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, ये स्प्रिंग बैलेंस है। अब यहाँ पर जब आप इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ कोई वेट हैंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने वेट W की वजह से स्प्रिंग को नीचे की तरफ पुश करेगा और इस स्प्रिंग में टेंशन पैदा होगी T इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वर मौजूद है जो ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस लिफ्ट में। ये लिफ्ट जो है ये 2 किस्म की सिचुएशंस में हो सकती है, यानी कि इस लिफ्ट पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो 2 किस्म की सिचुएशंस कौन सी होंगी कि नेट फोर्स 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 होगी। एक्सेलरेशन 0 होगी तो या तो ये लिफ्ट रेस्ट पर होगी या फिर ये लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड। ये मैं डबल एरो लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये लिफ्ट या तो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। अच्छा, ऐसे हालात में जब नेट फोर्स 0 है तो देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेट फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। नेट फोर्स का एक्सप्रेशन होगा T माइनस W। अब यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज द मेजर ऑफ अपेरेंट वेट। इसका अपेरेंट वेट इस स्प्रिंग में मौजूद टेंशन के बराबर होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू T माइनस W। ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, सो वी राइट W इज इक्वल टू T, या T विच इज़ इक्वल टू अपेरेंट वेट WA इज इक्वल टू द रियल वेट W। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में रियल और अपेरेंट वेट बराबर होंगे। जब लिफ्ट स्टार्ट करने वाली होती है, रेस्ट पे होती है, उस वक्त आपको बिल्कुल भी ये लाइट या हैवी महसूस फीलिंग्स नहीं आती, आपको महसूस ही नहीं होता कि आपका वेट या बढ़ा है या कम हुआ है। लेकिन जब लिफ्ट मोशन में आती है या अपवर्ड या डाउनवर्ड, तब आपको एक सेंसेशन आती है कि आपका वेट या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया है। सो लेट्स डिस्कस अपेरेंट वेट ग्रेटर देन रियल वेट। अब फ़र्ज़ कीजिए कि यही लिफ्ट है जो अपवर्ड जा रही है विथ सम एक्सेलरेशन A। इसके ऊपर एक फ़ोर्स F लग रही है, तो ये नेट फोर्स अब मौजूद है और उस अपवर्ड फोर्स F की वजह से इसमें एक्सेलरेशन A पैदा हुई। तो ये देखें, इस फोर्स ऑफ टेंशन की डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हुई है, तो ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो वो ज़्यादा वेट मेजर करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द नेट फोर्स इज़ इक्वल टू T माइनस W। मुझे तो T की वैल्यू चाहिए, सो आई विल राइट F नेट प्लस W इज़ इक्वल टू T, और आई कैन राइट T इज़ इक्वल टू नेट फोर्स प्लस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर आप यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू पुट कर दें इन अकॉर्डेंस टू न्यूटन सेकेंड ला MA, और वेट पुट कर दें mg, तो T इज़ इक्वल टू m कॉमन ले लें G प्लस A। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, और इस एक्सप्रेशन से आपको क्लियरली पता चलेगा कि देखें नेट टेंशन आपको कब मिल रही है, जब वेट के साथ कुछ ऐड हो रहा है। इट मीन्स टेंशन इज़ ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसको फिर हम MCQ सोल्यूशन के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दो किस्म की कैटेगरीज आपके पास हो सकती हैं इसमें। क्वालिटेटिव MCQ आ सकता है या क्वांटिटेटिव MCQ आ सकता है, जिसमें हो सकता है आपको कहे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A, for what value of A
apparent weight is equal to 2 times real weight। ए की क्या वैल्यू पुट की जाए तो apparent weight रियल वेट के मुकाबले में डबल हो जाएगा। तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देगा कि ए की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, हाफ ऑफ जी होनी चाहिए, ए की वैल्यू जो है वो जी के बराबर होनी चाहिए, या 2g के बराबर होनी चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो देखें एक्सप्रेशन तो आपके पास ये है कि एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा याद रखें कि ये ऊपर जाएगी तभी वेट इंक्रीज़ होगा, इसलिए इस क्वेश्चन में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो अपेरेंट वेट रियल वेट के मुकाबले में डबल हो जाएगा। लिफ्ट ऊपर जाती है तभी अपेरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा होता है। एक्सप्रेशन है हमारे पास t इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। अब अगर आप यहाँ पे इनमें से कोई भी वैल्यू ट्राई करें जो आपको मोस्ट सुटेबल लगती है और चेक करें कि रिजल्ट क्या आएगा, तो देखें यहाँ पर ये वाली वैल्यू ट्राई करते हैं, एम जी प्लस जी प्लस जी बिकम्स 2g। we can write t is equal to 2mg, but mg is equal to w, so you get t is equal to 2w। अब अगर आप g by 2 पुट करते तो ये रिज़ल्ट ना आता, 2g पुट करते तो रिज़ल्ट 3w आ जाता। तो इसका मतलब कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन a इक्वल टू g के साथ अपवर्ड मूव करे तो जो रियल वेट है, अपेरेंट वेट है, वो रियल वेट के मुकाबले में डबल हो जाएगा। अच्छा दूसरी टाइप का जो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने वो ये आ सकता है कि इफ़ a is equal to 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर upward, then apparent weight is how much। अगर एक लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है तो apparent weight कितना होगा। अच्छा याद रखिए g by 2 के बराबर है। अगर आपको कह दें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 kg, अब इसमें कैलकुलेशन करें तो t इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, वैल्यूज पुट करें, t इज इक्वल टू 1, g की वैल्यू 9.8 प्लस ए की वैल्यू 4.9 और इनको ऐड कर लें तो 9.8 एंड 4.9 बिकम्स 14.7 न्यूटन। अगर इसी ऑब्जेक्ट के रियल वेट को देखें तो इस ऑब्जेक्ट का रियल वेट W इज इक्वल टू एम जी, तो W इज इक्वल टू 1 इंटू 9.8 गिव्स यू 9.8 न्यूटन। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से 50% ज़्यादा है। तो ये दो किस्म के क्वेश्चंस जो हैं ये आपके सामने आ सकते हैं। ओके नाउ वी हैव अपेरेंट वेट लेस देन रियल वेट। हमने देखा बराबर भी हो सकते हैं, हमने देखा ज़्यादा भी हो सकता है, अब हम देखेंगे कि ये कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी लिफ्ट को आप कंसिडर कीजिए। तो अब यही लिफ्ट अगर एक्सेलरेशन ए के साथ डाउनवर्ड जा रही हो तो इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हियर इज़ दैट स्केल बेस्ड ऑन स्प्रिंग, हियर इज़ दैट मास m हैंगिंग विद दिस स्प्रिंग बैलेंस। तो एज यूजुअल टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप अगर फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं तो इट लुक्स लाइक कि फोर्स ऊपर से जो लग रही है उसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है। तो जब इस स्प्रिंग की एलोंगेशन कम होगी तो वेट भी, अपेरेंट वेट भी कम हो जाएगा। तो अब नेट फोर्स का एक्सप्रेशन होगा एफ नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। अच्छा इसमें एक ट्रिक आपको बताता हूँ, जिस फोर्स की डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी को पहले लिखें। जैसे देखें यहाँ पे आप जब ऊपर जा रहे थे तो टेंशन की डायरेक्शन में जा रहे थे तो आपने लिखा T माइनस डब्ल्यू। अब देखें अब आप वेट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो आप लिखते हैं W माइनस टी। ये इसलिए बताया कि आपको डेरिवेशन के दौरान ये भूलें ना, फार्मूला हमेशा याद रहे। अब आपको T की वैल्यू चाहिए तो T को इधर शिफ्ट कर दें, ये F पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, ये T नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव। सो इक्वेशन विल बी T इज इक्वल टू W माइनस F नेट। सो T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, सॉरी ये एम ए है, और T इज इक्वल टू m कॉमन ले लें तो इट इज़ G माइनस ए। अच्छा अब अगर एनालिसिस करें यहाँ से तो क्लियरली पता चल जाता है कि अपेरेंट वेट इज़ लेस देन रियल वेट। कैसे? अगर आपका जो रियल वेट है वो 10 है तो 10 में से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी, फॉर एग्जांपल 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 8 आएगा।
तो 8 इज़ लेस देन 10। तो अपेरेंट वेट रियल वेट से कम है। इस पर भी इसी टाइप के दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपके पास वो क्वेश्चन किस तरह होंगे, वो क्वेश्चन यूँ होंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू। तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, देन ए इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू पुट करूं कि टी जो है वो डब्ल्यू बाई टू के बराबर हो जाए। अच्छा अब आपने क्या करना है इस इक्वेशन से स्टार्ट ले सकते हैं आप। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, न्यूमेरिकल सोल्यूशन के एमसीक्यू सोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ ट्रायल ए की वैल्यू पुट कर देते हैं जी बाई टू। तो ए अगर जी बाई टू के बराबर हो तो चेक करते हैं टी की क्या वैल्यू होगी। तो टी इज इक्वल टू एम जी माइनस जी बाई टू। अच्छा ये जी माइनस जी बाई टू से आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये एक्चुअली 1 माइनस 1 बाई टू है, 1 बाई टू ही आएगा। सो टी इज इक्वल टू एम जी बाई टू। अब ये एम जी जो है डब्ल्यू के बराबर है, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि अगर आपके पास ए की वैल्यू जी बाई टू हो तो जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट के मुकाबले में हाफ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेकेंड एमसीक्यू भी आप ट्राई कर सकते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, देन टी इज इक्वल टू व्हाट। तो जस्ट इस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ट्राई इट एज योर होम असाइनमेंट। यहाँ तक पहुँचते हुए आपकी बुक के सारे एमसीक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड, सारे असाइनमेंट, एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी हुई हैं। सो आपको इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी कि एक्सरसाइज कवर हुई है या नहीं। तो एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। अब फाइनली अपेरेंट वेट इज़ ज़ीरो। तो ये बहुत आसान है क्योंकि ये थर्ड स्पेशल केस की एक्सटेंशन है जो हमने अभी पढ़ा स्टडी किया। अपेरेंट वेट ज़ीरो कैसे हो सकता है? देखें ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है, हमारे पास एक्सप्रेशन है टी इज़ इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब आप खुद सोचें कि ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये सारा सिस्टम ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आप ए की वैल्यू जी के बराबर पुट कर दें तो टी इज़ इक्वल टू एम जी माइनस जी, टी इज़ इक्वल टू जी माइनस जी इज़ ज़ीरो, एनीथिंग इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो आपके पास फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का अपेरेंट वेट ज़ीरो होता है। हैंस apparent weight is 0 for all freely falling objects. So this is it for your chapter. Thank you very much for today. Take care. Allah Hafiz.